आज हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी में टॉपिक है 6.6 जेनेटिक कोड। इसके ऊपर एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर दिया गया है। द 3 कोडोन्स विच रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस आर। हमें उन 3 कोडोन का नाम बताना है जो पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देते हैं, रोक देते हैं। आपको पता है 61 कोडोन्स क्या होते हैं। 61 कोडोन्स एमिनो एसिड को कोड करते हैं और 3 ऐसे कोडोन हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ये 3 कोडोन क्या कहलाते हैं? ये 3 कोडोन कहलाते हैं स्टॉप कोडोन, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो ये 3 कोडोन कौन से हैं? ये 3 कोडोन हैं UAA, UAG, UGA। इन 3 कोडोन का आपको नाम याद रखना है, UAA, UAG, UGA। तो 62 का B इज द आंसर। ये 3 कोडोन कहलाते हैं स्टॉप कोडोन। इनका नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 63, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कॉलम फर्स्ट में कोडोन दिए गए हैं, कॉलम सेकंड में इनके एमिनो एसिड, यानी ये कोडोन कौन से एमिनो एसिड को कोड करते हैं वो दिया गया है। तो इनको हमें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले UUU, जो UUU कोडोन है ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। तो ए का थर्ड हो गया, ए का सेकंड इसमें दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत। फिर GGG जो है ये ग्लाइसिन को कोड करता है। किसको? ग्लाइसिन को। तो बी का फोर्थ इसमें नहीं है, ये ऑप्शन भी कट गया। बात करें हम UCU, जो ये UCU है ये सिराइन को कोड करता है। तो सी का फर्स्ट इसमें नहीं दिया गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया। फिर बात करें CCC, ये कोड करता है प्रोलीन को, और हमारा AUG ये कोड करता है मिथायोनिन को। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का हमारा फर्स्ट, डी का हमारा फिफ्थ और ई का हमारा सेकंड। तो 63 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, एमिनो एसिड विच आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन्स आर। हमें उन एमिनो एसिड का नाम बताना है जिनको सिर्फ सिंगल कोडोन ही कोड करता है, यानी उन एमिनो एसिड का नाम जिनको सिर्फ सिंगल कोडोन ही कोड करेगा, उनका हमें नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिनाइल एलेनिन और आर्जिनिन, जो ये फिनाइल एलेनिन और आर्जिनिन है, तो इसमें देखिए जो ये फिनाइल एलेनिन और आर्जिनिन है इनको एक से ज़्यादा कोडोन कोड करते हैं। जैसे कि फिनाइल एलेनिन के लिए UUU, ये भी फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, और UUC ये भी फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। इसी तरीके से जो आर्जिनिन है यानी ARG, इसको भी एक से ज़्यादा कोडोन कोड करते हैं। आपको अगर पता है CGU, CGC, ये सब किसको कोड करते हैं? ये सब आर्जिनिन को कोड करते हैं। CGA हो गया, CGG हो गया। तो ये तो जो कोडोन है फिनाइल एलेनिन और आर्जिनिन, ये एक से ज़्यादा कोडोन से कोड हो जाते हैं। तो हमें तो वो कोडोन को, उन एमिनो एसिड को देखना है जो सिर्फ सिंगल कोडोन के द्वारा कोड होते हैं। तो ये तो इसमें नहीं है। अगर हम बात करें ट्रिप्टोफान और मिथायोनिन, जो ट्रिप्टोफान और मिथायोनिन है इनको सिर्फ सिंगल कोडोन ही कोड करते हैं। जैसे कि मिथायोनिन की अगर हम बात करें, मिथायोनिन को सिर्फ AUG कोड करेगा, बाकी कोई भी मिथायोनिन को कोड नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम ट्रिप्टोफान की बात करें, ट्रिप्टोफान को UGG यही सिर्फ कोड करेगा, बाकी कोई कोड नहीं करेगा। तो जो ट्रिप्टोफान और मिथायोनिन ये हैं इनको सिर्फ सिंगल कोडोन के द्वारा ही कोड किया जाता है। जबकि जो वेलाइन और प्रोलीन हो गया, वेलाइन की अगर हम बात करें GUU, GUC, GUA और GUG, इस तरीके से एक से ज़्यादा कोडोन से ये कोड होते हैं। अगर हम प्रोलीन की बात करें, प्रोलीन भी CCU, CCC एक से ज़्यादा कोडोन से कोड होते हैं। इसी तरीके से मिथायोनिन तो सिर्फ एक ही कोडोन के द्वारा कोड होगा, जबकि जो आर्जिनिन है हमने ऊपर पढ़ा वो भी एक से ज़्यादा कोडोन से कोड होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 64 का B आंसर है। ट्रिप्टोफान और मिथायोनिन इनको सिर्फ सिंगल कोडोन ही कोड करता है, ट्रिप्टोफान और मिथायोनिन को। वो मैं आपको बता चुका, AUG सिर्फ AUG मिथायोनिन को कोड करेगा। बाकी अगर ट्रिप्टोफान की बात करें तो UGG ट्रिप्टोफान को कोड करेगा, बाकी कोई भी कोड नहीं करेगा। तो 64 का भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 से पहले यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दी गई हैं, उन डायरेक्शन को हम देख लेते हैं।
रीड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द गिवन सेगमेंट ऑफ mRNA। यहाँ पर mRNA की हमें सेगमेंट दी गई है, इस सेगमेंट में हमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को रीड करना है एंड द रेस्पेक्टिव एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66। साथ ही साथ यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस दी गई है, उसके बाद ये यहाँ पर दिए गए हैं इनके एमिनो एसिड की ये सीक्वेंस दी गई है। इनको हमें अच्छे तरीके से देखना है और क्वेश्चन नंबर 65 और 66 का आंसर इसके बेस पर ही हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 65, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विच दिस एमआरएनए वाज ट्रांसक्राइब्ड इज। जो ये एमआरएनए हैं, ये एमआरएनए की सीक्वेंस डीएनए की जिस स्ट्रैंड से बनी होगी उस डीएनए की स्ट्रैंड का हमें सीक्वेंस बताना है। तो जो आपने पिछली वीडियो की थी उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हम क्या देखते हैं डीएनए से, जब भी हम आरएनए की सीक्वेंस बनाते हैं तो उसमें मैंने क्या बताया था कि डीएनए की जो आरएनए की जो सीक्वेंस होगी, आरएनए की जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे सीक्वेंस होगी। जो डीएनए में जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसकी सीक्वेंस और आरएनए की सीक्वेंस बिल्कुल सेम होती है, बस एक डिफरेंस होता है, कोडिंग स्ट्रैंड में टी होता है और आरएनए में टी की जगह पर यू होता है, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। जबकि जो हमें क्या करना है, अब हमें इस आरएनए से क्या बनाना है, डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बल्कि टेम्पलेट स्ट्रैंड बनानी है। क्योंकि जो आरएनए बनता है वो किससे बनता है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है, ना कि कोडिंग स्ट्रैंड से। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एमआरएनए से हमें कोडिंग स्ट्रैंड बनानी पड़ेगी और इस कोडिंग स्ट्रैंड से हमें फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड बनानी पड़ेगी। तो ये दो काम करने पड़ेंगे। तो इससे हम कोडिंग स्ट्रैंड तो आसानी से बना सकते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड आसानी से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड और आरएनए दोनों की सीक्वेंस बिल्कुल सेम होती है, बस एक डिफरेंस यू की जगह पर टी कर देना है। तो पहले कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस लिख लेते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस। तो यहाँ पर देखिए ए यू की जगह पर टी और उसके बाद जी, फिर यू यानी टी, ए यू जी ए सेम, यू की जगह पर टी जी, सी टी, जी यू यानी जी टी, यू यानी टी हो गया, टी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, टी और ए मतलब ए, ये हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ए, ये हो गई हमारी कोडिंग सीक्वेंस। अब कोडिंग से बनाएंगे टेम्पलेट। कोडिंग से क्या बनानी है, कोडिंग से टेम्पलेट बनानी है। टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो लिखने पड़ेंगे। जैसे कोडिंग स्ट्रैंड में ए की जगह पर ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, टी के साथ क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है, जी के साथ क्या जुड़ता है, सी जुड़ता है। इसी तरीके से टी के साथ क्या जुड़ता है हमेशा, ए, तो ए हो गया। ए टी जी, ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, टी के साथ क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है, जी के साथ क्या जुड़ता है, सी जुड़ता है। इसी तरीके से सी टी, सी के साथ जी जुड़ेगा, सी के साथ जी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जी टी टी मतलब जी के साथ सी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा। टी सी टी मतलब टी के साथ ए जुड़ेगा और साइटोसिन के साथ जी जुड़ता है और टी के साथ क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है। टी ए मतलब टी के साथ ए जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा। ये आ गई हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से। तो देखिए, तो ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये आएगी हमारी उस डीएनए की स्ट्रैंड जिससे ये आरएनए बना होगा। तो टी ए सी, बाकी किसी में भी टी ए सी नहीं है। टी ए सी टी ए सी ये रहा, जी जी ए सी ए जी ए टी टी। तो 65 का ए हमारा आंसर। बस इसमें मैंने क्या किया, mRNA से पहले कोडिंग स्ट्रैंड बनाई, कोडिंग स्ट्रैंड बनाने के लिए बस यू की जगह पर टी कर दिया, इस यू को टी से रिप्लेस कर दिया तो कोडिंग स्ट्रैंड आ गई। फिर जो ये कोडिंग स्ट्रैंड आई, इस कोडिंग स्ट्रैंड से मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाई। टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे, टेम्पलेट स्ट्रैंड उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस लिख के, जैसे कि ए टी जी,
इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस सी। तो इस तरीके से मैंने टेम्पलेट स्टैंड लिखी और टेम्पलेट स्टैंड हमें निकालनी थी, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड से ही आरएनए बनता है, कोडिंग से नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 है, विच कोडोन रेस्पेक्टिवली कोड फॉर प्रोलीन एंड वेलिन अमीनो एसिड इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ये ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन दी गई है, इसमें हमें बताना है कौन से कोडोन प्रोलीन को और कौन से कोडोन वेलिन को कोड करते हैं, ये हमें बताना है। तो प्रोलीन, प्रोलीन चौथे नंबर पर है, 1 2 3 4, तो प्रोलीन को कोड करेगा CCU। वेलिन 5वें नंबर पर है, VAL, VAL को कोड करेगा 5वां GUU, GUU। तो क्या हो गया, प्रोलीन को कोड करेगा CCU, CCU हम देखें इसमें है यहाँ पर, और वेलिन को कोड करेगा GUU, GUU यहाँ पर है। तो 66 का A इज द आंसर। क्वेश्चन 67 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला है जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस। क्या जो जेनेटिक कोड एम्बिगुअस होते हैं? बिल्कुल गलत, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जेनेटिक कोड एम्बिगुअस नहीं बल्कि अनएम्बिगुअस होते हैं। क्या होते हैं? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब है कि एक कोडोन सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, ये कहलाता है अनएम्बिगुअस या फिर स्पेसिफिक। तो जेनेटिक कोड एम्बिगुअस नहीं बल्कि अनएम्बिगुअस होते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना था, तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। तो 67 का ए। बाकी जेनेटिक कोड डीजनरेट भी होते हैं। डीजनरेट का मतलब कुछ एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं, जैसे कि फिनाइल एलेनिन UU के द्वारा भी, UUC के द्वारा भी। तो कुछ एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं, उनको कहते हैं डीजनरेट। बिल्कुल सही है। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, यानी हर एक चीज़ में जो UUU है वो सिर्फ फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। अगर ह्यूमन है, ह्यूमन में भी UUU फिनाइल एलेनिन बनाएगा, बैक्टीरिया में भी UUU फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल भी होते हैं। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि जो एडजेसेंट कोडोन्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। बिल्कुल सही। जैसे कि इसको समझिए, जैसे कि AAT ये हो गया, GCT, इसमें ये एक कोडोन को कोड, एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये एमिनो एसिड को कोड करेगा, यानी अलग अलग। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से क्या हो कि जो AAT है ये एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, फिर क्या हो जाए, अगला जो कोडोन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाए। अगला कोडोन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? यहाँ से। ऐसा नहीं होता, अगला कोडोन यहीं से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि अगला कोडोन यहाँ से स्टार्ट हो जाए, इनके बीच में से ओवरलैपिंग हो जाए कि एक कोडोन तो ये AAT और दूसरा कोडोन यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, दूसरा कोडोन ATG। ऐसा नहीं होता, इनकी ओवरलैपिंग नहीं होती, बल्कि 3-3 का ये सेट होता है। AAT अगला स्टार्ट होगा यहाँ से, यहीं से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि ओवरलैपिंग होके यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो ये जो जेनेटिक कोड होते हैं वो हमारे नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं। ये तीनों सही हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हमारा आंसर है। तो 67 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हैंस द जेनेटिक कोड इज। कुछ एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये डीजनरेट कहलाता है। तो हमारा जेनेटिक कोड डीजनरेट भी होता है। तो 68 का बी इज द आंसर। कुछ एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जाएंगे तो जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं। ये फिनोमिना कहलाता है डीजनरेट। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें नीचे ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको रीड करना है। गिव सुटेबल टर्म फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड एज पर द अबव स्टेटमेंट। अब जो ये 3 स्टेटमेंट हैं, ये किसकी डेफिनेशन है? उस डेफिनेशन को हमें यहाँ पर चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखिए, वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड। एक कोडोन सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनएम्बिगुअस। क्या कहलाता है? अनएम्बिगुअस। एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा तो ये क्या कहलाता है? अनएम्बिगुअस कहलाता है। तो पहले में क्या आएगा? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस में क्या आएगा? पहला। बाकी ये दोनों कट गए क्योंकि अनएम्बिगुअस में यहाँ पर सेकंड दिया गया है,
तो ये कट गया। अनएम्बिगुअस किसकी डेफिनेशन है? पहले की डेफिनेशन है। तो या तो इसमें आंसर बी हो सकता है या सी हो सकता है। सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। कुछ एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं, ये कहलाता है डीजनरेट। ये क्या कहलाएगा? डीजनरेसी। तो डीजनरेसी किस में आएगी? सेकंड की डेफिनेशन है, तो सेकंड ये रहा। बाकी ये ऑप्शन भी कट गया। आंसर हमें पता लग गया, आंसर हमारा क्या है? सी है। पहले की डेफिनेशन अनएम्बिगुअस, ये रहा। दूसरे की डेफिनेशन डीजनरेसी, ये रहा। तीसरा, द सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए और एमआरएनए कोरस्पोंड टू द एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। नाइट्रोजनस बेस, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है और एमआरएनए में जो ट्रिपलेट की सीक्वेंस होती है, ये किसके कोरस्पोंड होती है? ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस होगी उसके कोरस्पोंड होगी। ये कहलाएगा कोलिनियरिटी। ये क्या कहलाता है? कोलिनियरिटी। यानी डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस है या एमआरएनए में जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है, वही उसी के रेस्पेक्ट में क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस बनेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसी सीक्वेंस डीएनए की टेम्पलेट स्टैंड में होगी उसी सीक्वेंस के अनुसार बनेगा हमारा एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो तीनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होते हैं। यह प्रोसेस कहलाता है कोलिनियरिटी। तो 69 का हमारा आंसर क्या है? 69 का आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 70, द म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ ए सिंगल बेस पेयर इन जीन आर रेफर्ड टू। हमें उस म्यूटेशन का नाम बताना है जिस म्यूटेशन में एक सिंगल बेस पेयर का या तो एडिशन हो या डिलीशन हो या फिर सब्सटीट्यूशन हो। तो जहां पर एक सिंगल बेस पेयर का इन्वॉल्व होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो 70 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम ए सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन इन ए जीन, दस इट इज एन एग्जाम्पल हो। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जीन के अंदर एक सिंगल बेस का सब्सटीट्यूशन हो जाता है। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी एक सिंगल बेस, एक अकेला बेस यहां पर म्यूटेशन कर रहा है। यह कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। तो 71 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। हमें यहां पर इनकरेक्टली मैच्ड पेयर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, इसमें देखिए जो इनिशिएशन कोडोन है वो हमारे क्या हैं? AUG GUG। बिल्कुल, ये हमारे इनिशिएशन कोड कहलाते हैं। सही है। स्टॉप कोडोन UAA UAG UGA, ये तो हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन में। तो स्टॉप कोडोन ये तीनों हैं, UAA UAG UGA। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट मैच है। मिथायोनिन AUG, जो AUG है वो मिथायोनिन को कोड करता है। बिल्कुल ही सही है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। एंटीकोडोन mRNA, क्या जो एंटीकोडोन लूप है वो mRNA पे प्रेजेंट होता है? बिल्कुल गलत। जो एंटीकोडोन लूप है वो mRNA पे नहीं बल्कि tRNA पे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है? tRNA पे। तो ये तो इनकरेक्ट मैच हो गया। इनकरेक्ट मैच हमें आइडेंटिफाई करना था, तो डी इज द आंसर। 72 का डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन 73, आइडेंटिफाई द लेबल ABCD इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ tRNA एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये tRNA की हमें स्ट्रक्चर दी गई है, इसमें हमें A, B, C और D इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें करेक्ट ऑप्शन को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए को आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर ए है, ये क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बाइंड हो रहे हैं? एमिनो एसिड बाइंड हो रहे हैं। तो 73 का ए हमारा है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ए क्या है हमारे पास? एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर ए एंटीकोडोन लूप दिया गया है, ये ऑप्शन तो कट गया। इसमें एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, इसमें भी और इसमें भी। बाकी तीन ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। बी, ये जो हमारे पास बी है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे पास यहाँ पर टी साई। ये क्या है? ये जो हमारा आप ये सिंबल देख रहे होंगे, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम कहते हैं साई। क्या कहते हैं? साई। तो टी साई सी, ये जो हमारा बी होता है tRNA में, ये कहलाता है टी साई सी लूप। अब इस टी साई सी लूप का काम क्या है? जो यहाँ पर ये टी साई सी लूप है, ये क्या करता है? ये राइबोसोम के लिए एक स्पेशल रिकॉग्निशन साइट की तरह एक्ट करता है। क्या करता है? राइबोसोम के लिए स्पेशल रिकॉग्निशन साइट की तरह एक्ट करता है। तो बी हो गया हमारा टी साई सी लूप। बाकी बी इसमें इधर DHU लूप दिया गया है इधर भी, तो ये दोनों ऑप्शन भी कट गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हमारा आंसर हो गया। ए हमारा क्या है? एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। बी है हमारी टी साइसी लूप। और इसमें जो सी है ये होता है हमारा एंटीकोडोन लूप। सी क्या है?
हमारा एंटीकोडोन लूप, और डी होता है हमारा DHU लूप। अब ये DHU लूप का काम क्या है? DHU लूप का जो काम है ये क्या करता है? जो DHU लूप है ये एक रिकॉग्निशन साइट की तरह एक्ट करता है। अब ये रिकॉग्नाइज किसको करेगा? ये एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का मैं नाम लिख देता हूं। वो एंजाइम क्या है? एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज ये एक एंजाइम होता है जिसको हमारा जो ये DHU लूप है ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है इस एंजाइम को। तो ए हमारा एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, बी T-साइसी लूप, सी एंटीकोडोन लूप, और डी हमारा DHU लूप जो किसको करेगा? एंजाइम एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करेगा। तो 73 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, द डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA। हमें mRNA और tRNA के बीच में यहाँ पर डिफरेंस बताना है, क्या होता है। mRNA हैज़ मोर इलेबोरेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग। जो mRNA होता है उसमें ज़्यादा इलेबोरेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है क्योंकि mRNA में एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग होती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो tRNA होता है उसमें ज़्यादा इलेबोरेटेड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, mRNA में नहीं होती। तो पहला तो डिफरेंस नहीं है। tRNA हैज़ मोर इलेबोरेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग। जो tRNA होता है उसमें ज़्यादा इलेबोरेटेड 3D स्ट्रक्चर होती है क्योंकि tRNA में एक्सटेंसिव बेस पेयरिंग होती है। बिल्कुल सही है, ये डिफरेंस है। tRNA इज़ यूजुअली स्मॉलर देन mRNA। जो tRNA होता है वो mRNA से स्मॉलर होता है। बिल्कुल सही है। mRNA बियर्स एंटीकोडोन बट tRNA हैज़ कोडोन। बिल्कुल गलत। mRNA में एंटीकोडोन नहीं होते बल्कि किस में होते हैं? tRNA में एंटीकोडोन होते हैं। तो ये भी गलत डिफरेंस दिया गया है। तो हमारे दो ही सही डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड अगर हम देखें तो बी में है। तो 74 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 75 दिया गया है। एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ tRNA लाइज एट। जो tRNA में एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है वो कौन सी तरफ होता है? वो होता है 3' एंड की तरफ। तो 75 का बी इज द आंसर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये क्या है? 3' एंड। 3' एंड यहाँ पर क्या होते हैं? एमिनो एसिड आकर बाइंड करते हैं। तो ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, हमने भी पढ़ी। तो ये किसकी तरफ होती है? ये 3' एंड की तरफ होती है। तो 75 का यहाँ पर बी हमारा आंसर है। अब NCERT में टॉपिक है 6.7 ट्रांसलेशन, यानी mRNA से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। विच RNA कैरीज द एमिनो एसिड फ्रॉम द एमिनो एसिड पूल टू mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो एमिनो एसिड का जो पूल होता है उसमें से एमिनो एसिड के पूल में से कौन सा RNA एमिनो एसिड को कैरी करता है? तो ये हमने पढ़ा, ये करता है tRNA। tRNA क्या करता है? tRNA एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है जो एमिनो एसिड के पूल से क्या करेगा? एमिनो एसिड को कैरी करेगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो 76 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 77 दिया गया है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एक्टिवेटेड एमिनो एसिड गेट लिंक टू tRNA, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज। ट्रांसलेशन के दौरान जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड होते हैं वो tRNA से जाकर लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड tRNA से जाकर लिंक्ड होंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग ऑफ tRNA की चार्जिंग, या फिर एमिनो असाइलेशन ऑफ tRNA। ये दोनों एक ही हैं। चार्जिंग ऑफ tRNA, एमिनो असाइलेशन ऑफ tRNA, ये दोनों एक ही प्रोसेसेस हैं। तो 77 का देखिए, चार्जिंग ऑफ tRNA बिल्कुल सही, डिस्चार्जिंग ऑफ tRNA नहीं, एमिनो असाइलेशन ऑफ tRNA बिल्कुल सही। तो इसमें आंसर क्या है? ए और सी, यानी बोथ ए एंड सी। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? चार्जिंग ऑफ tRNA या फिर एमिनो असाइलेशन ऑफ tRNA। ये दोनों एक ही बात है। तो बोथ ए एंड सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें 78 दिया गया है। तो देखिए, रेफर टू द गिवन mRNA सेगमेंट विच कैन बी ट्रांसलेटेड कम्प्लीटली इनटू ए पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर हमें ये mRNA का सेगमेंट दिया गया है जिससे क्या बनेगा? जिससे पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ट्रांसलेट हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन में कोरस्पॉन्ड विद ए एंड बी। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो ए और बी में कौन से कोडोन होंगे ये हमें बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी क्या है? mRNA है, mRNA।
और इस mRNA को क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड में सिंथेसाइज करना है। तो इस mRNA को पॉलीपेप्टाइड में सिंथेसाइज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले इनिशिएटर कोड चाहिए होंगे। और इनिशिएशन कोडोन कौन से होते हैं, इनिशिएशन कोडोन होते हैं AUG GUG। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या होंगे, शुरुआत में क्या लगे होंगे, इनिशिएशन कोडोन। कौन से, इनिशिएशन कोडोन। तो ए की जगह पर या ये होंगे AUG GUG। तो आप यहाँ पर देखें, इसमें ए की जगह पर क्या दिया गया है, AUG GUG। बाकी इसमें UAA AUG UGA ये भी गलत, AUG GAG ये भी गलत। तो इनिशिएशन कोडोन हमारे ए की जगह पर होंगे, तो AUG GUG। इनिशिएशन कोडोन यहाँ शुरुआत में क्यों होंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन यहाँ पर स्टार्ट होना है। बाकी बी लास्ट में क्या लगे होंगे, 3 प्राइम एंड की तरफ लास्ट में लगे होंगे स्टॉप कोडोन। और स्टॉप कोडोन कौन से हैं, 3 हैं, UAA UAG और UGA। यहाँ पर स्टॉप कोडोन हो सकता है, ये होंगे, मतलब स्टॉप कोडोन होंगे इनमें से। तो बी की जगह पर UAA UAG या फिर UGA हो सकता है। तो 78 का ए इज द आंसर है। ए में ये हो सकते हैं, बी में इनमें से ये हो सकते हैं, बी UAA UAG और UGA। तो 78 का हमारा आंसर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 79 है। इन ए mRNA मॉलिक्यूल अनट्रांसलेटेड रीजन UTR आर प्रेजेंट एट। mRNA में जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जिनको UTR हम कहते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो mRNA में हमने पढ़ा है जो अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं वो स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होंगे स्टार्ट कोडोन से पहले, कहाँ पर, अनट्रांसलेटेड रीजन इस स्टार्ट कोडोन से इधर 5 प्राइम एंड की तरफ पहले होंगे, और जो यहाँ पर स्टॉप कोडोन होगा 3 प्राइम एंड की तरफ इससे बाद में होंगे। तभी तो ये ट्रांसलेटेड नहीं होते, क्योंकि ये स्टार्ट कोडोन से पहले होते हैं। तो ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट कोडोन से। तो ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ट्रांसलेटेड नहीं होंगे। फिर ट्रांसलेशन यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, तो बाद में जो UTR है ये भी ट्रांसलेटेड, इनका ट्रांसलेशन नहीं होता। तो UTR कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 5 प्राइम एंड की तरफ स्टार्ट कोडोन से पहले, 3 प्राइम एंड की तरफ आफ्टर स्टॉप कोडोन के बाद, यानी आफ्टर स्टॉप कोडोन। तो दोनों ही सही हैं, ए और बी। तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। 79 का आंसर हमारा क्या है, 79 का है हमारा आंसर सी। क्वेश्चन 80, UTRs आर द अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट ऑन। जो UTR हैं वो अनट्रांसलेटेड रीजन किस पर प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा mRNA पे। तो UTR कहाँ पर होंगे, mRNA पे। तो 80 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर दिया गया है, गिवन बिलो आर द स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे हमें ये 6 सीक्वेंस दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं। कोडोन एंटीकोडोन रिएक्शन बिटवीन mRNA एंड एमिनोसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। mRNA और जो tRNA कॉम्प्लेक्स है उसके बीच में कोडोन एंटीकोड रिएक्शन होगी। अटैचमेंट ऑफ mRNA एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। mRNA का अटैचमेंट होता है किससे, mRNA का अटैचमेंट होगा, और जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है उनका अटैचमेंट होगा। अमीनो एसाइलेशन और tRNA की चार्जिंग, tRNA की चार्जिंग या फिर ये अमीनो एसाइलेशन प्रोसेस एक ही है। अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू द mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। जो mRNA tRNA का जो कॉम्प्लेक्स बन गया उससे अब राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट अटैच होगी। एक स्टेप दिया गया है लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट एमिनो एसिड, एडजेसेंट एमिनो एसिड की लिंकिंग, उसके बाद पहले पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन। तो इससे हमें क्या पता चला, इसमें हमें 2 चीज़ें पता चल गई। पहली चीज़ है क्या, पहला प्रोसेस होगा, पहला स्टेप होगा इसमें चार्जिंग और अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, यानी tRNA की चार्जिंग या फिर tRNA का अमीनो एसाइलेशन। ये तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप होगा। और ये जो 6th है ये सबसे लास्ट का स्टेप होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो सबसे लास्ट में बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो तीसरा, थर्ड आएगा हमारा पहले नंबर पर और 6th आएगा हमारा लास्ट नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पहले नंबर पे किस पे दिया गया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी दोनों में है, और 6th लास्ट नंबर पे इन दोनों में है। तो इससे 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब आंसर या तो सी होगा या डी होगा।
तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चार्जिंग और एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए की चार्जिंग सबसे पहले होगी, तो थर्ड सबसे पहले। उसके बाद चार्जिंग होने के बाद क्या होगा, चार्जिंग होने के बाद जो एमआरएनए है वो अटैच होगा और राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगी, तो सेकंड आएगा दूसरे नंबर पर। तो सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोडोन एंटी कोडोन की रिएक्शन होगी, किसके बीच में, एमआरएनए के बीच में और एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के बीच में। क्या होगी उसके बाद, कोडोन एंटी कोडोन रिएक्शन। तो फर्स्ट आएगा तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर फर्स्ट इसमें है, इसमें नहीं है, तो डी हमारा इसमें आंसर हो गया। डी क्या है हमारा आंसर। उसके बाद क्या आएगा, कोडोन एंटीकोडोन रिएक्शन हो गई। अब जो ये एमआरएनए और टीआरएनए का जो कॉम्प्लेक्स बन गया, इससे राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट अटैच होगी, स्मॉलर तो पहले अटैच हो चुकी, अब लार्जर सब यूनिट राइबोसोम की उससे अटैच होगी। तो फोर्थ आएगा हमारा चौथे नंबर पर, फोर्थ हो गया। उसके बाद एडजेसेंट अमीनो एसिड लिंक होते चले जाएंगे और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सीक्वेंस क्या होगा, डी सीक्वेंस होगा। सबसे पहले चार्जिंग, उसके बाद एमआरएनए और स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट का अटैचमेंट, उसके बाद कोडोन एंटीकोडोन रिएक्शन किसके बीच में, एमआरएनए और टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के बीच में। उसके बाद राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट अटैच होगी, उसके बाद एडजेसेंट अमीनो एसिड लिंक होंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन हमारी बन जाएगी। तो 81 का आंसर क्या है, 81 का डी इज द करेक्ट आंसर।